दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो समाजशास्त्र के विकास की समूची प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनको पढ़ना समाजशास्त्र की गहराई को समझने के लिए जरूरी हो जाता है। इसमें एक पुस्तक है जो 1964 में इरविंग लुई हॉरोविट्ज ने लिखी थी, द न्यू सोशियोलॉजी, essays in social science and social theory in honor of C. Wright Mills। यहां से न्यू सोशियोलॉजी का एक कंसेप्ट हमारे सामने निकल करके आता है, लेकिन हमको अपनी सीमाओं को सी राइट मिल से आगे ले जाने की जरूरत है। और इसलिए जब हम लोग एक किताब पढ़ रहे थे, द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी, एल्विन डब्ल्यू गाउलनर की किताब थी, 1971 में ये पुस्तक आई थी। तब इस पुस्तक की बड़ी व्यापक रूप से चर्चा हुई थी, क्योंकि अमेरिका के अंदर जितनी भी क्राइसिस थी, जितने संकट उभर रहे थे उस दौर में, उसका क्या असर था। इरविंग लुईस हॉरोविट्ज भी उन संकटों की बात करते हैं जिन संकटों को सी राइट मिल्स अपने डिस्कोर्स में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हीं को इस पुस्तक के अंदर हॉरोविट्ज ने आगे बढ़ाया। ठीक इसी तरह से जो कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी गाउलनर की किताब है, इसमें इसके फॉलो अप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब आई चार्ल्स लेमार्ट की 1995 में, सोशियोलॉजी आफ्टर द क्राइसिस। वो टाइटल था द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी। तो उसके बाद में जो पुस्तक इन्होंने लिखी, यानी गाउलनर के बाद में किस तरह का एक डेवलपमेंट होता है, और उस डेवलपमेंट को गाउलनर के विचार के साथ में और फिर अन्य लोगों के विचारों के साथ में कैसे जोड़ा जाता है, इसको देखने का प्रयास आफ्टर सोशियोलॉजी आफ्टर द क्राइसिस के अंदर लेमार्ट ने किया। ठीक इसी तरह से एंथनी गिडिंस की एक किताब है, इन डिफेंस ऑफ सोशियोलॉजी, जो 1996 के अंदर आई, और उसमें भी कई तरह के एस्पेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। और भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमको एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक पढ़नी चाहिए। हालांकि उसका समाजशास्त्र के विकास के साथ कोई सीधा सीधा संबंध तो नहीं है। राजेंद्र सिंह ने एक पुस्तक लिखी, सोशल मूवमेंट्स ओल्ड एंड न्यू, जो कि 2001 में प्रकाशित हुई। मैंने इन सब किताबों की चर्चा आपके सामने इसलिए की है ताकि समाजशास्त्र के अंदर जो नया है, जो न्यू सोशियोलॉजी है, उसके बारे में चर्चा की जाए। यानी न्यू और ओल्ड, इसकी एक डिस्टिंक्शन इन सब विचारकों ने करने का प्रयास किया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिनको कि हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए, जो समाजशास्त्र को हमें व्यापकता के साथ में ले जाते हैं। सी राइट मिल्स को हमें विशेष रूप से देखना है, क्योंकि उनके साथ में हॉरोविट्ज ने न्यू सोशियोलॉजी का कंसेप्ट जोड़ा। हालांकि इरविंग लुई हॉरोविट्ज की एक और किताब आपने डीकम्पोजिशन ऑफ सोशियोलॉजी की चर्चा सुनी होगी, जो कि समाजशास्त्र के अंदर एक बहुत लोकप्रिय पुस्तक बनी, जिसके अंदर ये बताने का प्रयास किया गया था कि अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंदर समाजशास्त्र की लोकप्रियता में क्यों कमी आ रही है, क्यों विभिन्न विभाग बंद हो रहे हैं और विद्यार्थियों की संख्या कम होती चली जा रही है। सी राइट मिल्स को अगर हम बहुत छोटे संदर्भों के साथ लें तो सी राइट मिल्स के पहले, यानी जब जो समाजशास्त्र जिसको आप ओल्ड सोशियोलॉजी कहते हैं, वो ओल्ड सोशियोलॉजी में
एक तो मास्टर नरेटिव्स थे, जो बड़े विचार, जो क्लासिकल विचारक थे, उन क्लासिकल विचारकों का कंट्रीब्यूशन था, और उसके साथ साथ जो एम्पिरिसिज्म था, आनुभविकतावाद, वो बहुत तेजी से समाजशास्त्र में लोकप्रिय हो रहा था। और लोकप्रियता का स्तर ये था कि आनुभविकतावाद को, यानी उस मेथड को समाजशास्त्र के अंदर विज्ञान के साथ और उसके साथ साथ साइंटिसिज्म के साथ जोड़ करके देखा जाने लगा। यानी अगर समाजशास्त्र विज्ञान है तो उसके अंदर आनुभविकतावाद का एक अनिवार्य पक्ष होना चाहिए। सी राइट मिल्स ने एक बड़ा महत्वपूर्ण तर्क दिया, और उन्होंने कहा कि जो एम्पिरिसिज्म है, आनुभविकतावाद है, वह अपने आप में एक विचारधारा है। क्योंकि जो अध्ययन विभिन्न समाजशास्त्री कर रहे हैं, और जिसमें तथ्यों को एकत्रित करके नैरेटिव्स को डेवलप किया जा रहा है, वह नैरेटिव्स अपने आप में अनेक प्रकार की ऐसी वैचारिकी को शामिल करते हैं, जिस वैचारिकी के पीछे एक दृष्टिकोण निहित होता है, एक विचार निहित होता है, एक जो आइडिया है संबंधित समाज वैज्ञानिक का, संबंधित समाजशास्त्री का, वह उसके अंदर चूंकि सम्मिलित हुआ है, इसलिए वह एक विचारधारा के रूप में हमारे सामने आ जाएगा। सी राइट मिल्स थोड़े परेशान थे, और उनका कहना यह था कि हमको इस विश्व को एक अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। मतलब ही वॉज इनफैक्ट deeply interested in understanding the world better, और अपने जीवन के अंत में वो कहीं ना कहीं जो संबंधित ज्ञान था, उस ज्ञान को एक्शन के साथ में, क्रिया के साथ में जोड़ करके देख रहे थे, और उसे एक नए तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे। तो ज्ञान और क्रिया के उन नवीन पक्षों को, जिनको कि सी राइट मिल्स अपने जीवन के अंत में बड़ी गंभीरता के साथ स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि विश्व को एक बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सके, वह एक फ्रेमवर्क है जो हमें न्यू सोशियोलॉजी की तरफ ले जाता है। वर्ल्ड को बेटर तरीके से समझना, ये विषय परक भी हो सकता है। इसके अंदर हमारे अपनी एक संबंधित वैचारिकी हो सकती है, यानी जो मार्क्सवादी समाजशास्त्री है वो विश्व को एक अच्छे तरीके से कैसे देखें, फिर कार्यवादी समाजशास्त्री है वो विश्व को कैसे एक अच्छे तरीके से देखें। ये एक बहस चल रही थी, और सी राइट मिल्स उस बहस के अंदर अपने जीवन में शामिल हुए, और वो समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसकी चर्चा सामान्यतः समाजशास्त्र के हर क्षेत्र में की जाती है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, यानी हाउ टू इमेजिन सोसाइटी, हम समाज की कल्पना कैसे करें। और उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर उन्होंने स्थापित किया था, कि भाई कुछ तो हमारे अपने पर्सनल कंसर्न्स होते हैं, निजी पक्ष होते हैं, और समाज के अंदर एक स्ट्रक्चरल डायमेंशंस होते हैं, संरचनात्मक पक्ष होते हैं। तो हमको संरचनात्मक पक्षों का अध्ययन करना चाहिए। हमें जो एक पर्सनल नैरेटिव्स हैं, वो पर्सनल नैरेटिव्स समाजशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शंस हैं, वो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शंस हमारे अपने जो पर्सनल व्यूज हैं, जो हमारी अपनी पर्सनल ट्रबल्स हैं, उनको निर्धारित करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। और अगर वे पर्सनल कंसर्न्स अनेक लोगों के हैं, तो वे संबंधित समाज के उस स्ट्रक्चरल फ्रेम को भी प्रभावित और निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। तो इस पहलू के तहत हमको
समाज को इमेजिन करने की जरूरत है। ये एक तरीके का सी राइट मिल्स का पॉलिटिकल रेडिकलिज्म था। इस पॉलिटिकल रेडिकलिज्म को वो स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। एक जिसको हम कह सकते हैं राजनीतिक रेडिकलवाद। राजनीतिक रेडिकलवाद क्यों था ये? क्योंकि सी राइट मिल्स का मानना ये था कि जो विश्व है वह विश्व कई तरह के भागों में विभाजित है। उस समय जो वर्ल्ड का सप्रेस्ड फॉर्म था, यानी विश्व का जो ऐसा हिस्सा जिसको कि आप दमनकारी मान रहे थे, और एक विश्व का वो हिस्सा जिसका दमन किया जा रहा था। एक सप्रेस किया जा रहा था और एक जो उसको सप्रेस कर रहा था। तो जिसको सप्रेस किया जा रहा था उसको उन्होंने कहा कि ये अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है, ये अंडर डेवलप्ड है, ये अल्प विकसित है, ये विकासशील है। हम इस विश्व को देखने और समझने की कोशिश करें। यही बात आगे चल करके एल्विन गार्डनर भी कहते हैं, और इसी बात को कहीं ना कहीं एक स्वरूप देने का प्रयास एंथनी गिडिंस भी करते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमको न्यू सोशियोलॉजी की व्यापकता को देखना है तो हमें हॉरोविट्ज से अपने आप को शुरू करना पड़ेगा। यानी हॉरोविट्ज को शुरू करने का मतलब है कि हम उसमें सी राइट मिल्स के विचारों का एक संक्षिप्त विश्लेषण करते हुए उसे ओल्ड सोशियोलॉजी के इंपीरियलिज्म से अलग करने का प्रयास करें, और इसके साथ साथ फिर हम इसमें जानने की कोशिश करें कि एल्विन गार्डनर इसके अंदर क्या के व्यूज को बेस बना करके चार्ल्स लेमार्ट अपनी पुस्तक में क्या बोलते हैं, और एंथनी गिडिंस अपने संदर्भों को कैसे विभर करके आ जाती है। इन इन पुस्तकों को पढ़ने की हमको बहुत जरूरत है। एक बात जो सी राइट मिल्स, अभी मैं अपने आप को सी राइट मिल्स पर केंद्रित कर रहा हूं, तो उनके जो छोटे छोटे विचार हैं जिनको कि हम इसके साथ में जोड़ें, तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को वहां पर उनकी स्टडी करना, उनके विभिन्न सामाजिक यथार्थ को समझने की कोशिश करना, उनके पर्सनल ट्रबल्स और वहां के स्ट्रक्चरल फ्रेम्स के बीच में संबंधों को तलाशने की कोशिश करना, इसे सी राइट मिल्स ने सोशियोलॉजिकल रेडिकलिज्म कहा है कि ये सोशियोलॉजिकल रेडिकलिज्म है। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म है वह पॉलिटिकल रेडिकलिज्म को, उस राजनीतिक रेडिकलिज्म को हमें एक रेडिकलाइजेशन की सामान्य प्रक्रिया के रूप में समझने की कोशिश करनी है। जो देश या जो समाज अल्प विकसित है या जो विकासशील है, जो अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, वहां के नागरिक और वहां के अपने पॉलिसी फ्रेमर्स और वहां की राज सत्ता, ये सब जो भी तंत्र हैं, यह तंत्र अपने आप में इतने ज्यादा सक्रिय होंगे कि समस्याओं के समाधान की जल्दी से जल्दी कोशिश की जा सके। इसलिए जो जिसको आप पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, जनरल रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया के साथ जोड़ रहे हैं, बिकॉज पॉलिटिकल रेडिकलिज्म इज डेफिनेटली ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ जनरल रेडिकलाइजेशन प्रोसेस इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इन अल्प विकसित या विकासशील देशों के अंदर राजनीतिक रेडिकल होना एक रेडिकलाइजेशन की जनरल प्रोसेस का हिस्सा है। रेडिकलाइजेशन का मतलब है हमारे विचारों के अंदर एक आमूल-चूल किस्म के बदलाव। वो आमूल-चूल किस्म के बदलाव कई किस्म के हो सकते हैं। वो अतीत को केंद्र में रख करके हो सकते हैं, वो वर्तमान की व्याख्या के साथ में हो सकते हैं, और जो भविष्य को ध्यान में रख करके किए जा सकते हैं। यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन सब के बीच में संबंधों को तलाशने की कोशिश। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, उसमें यथास्थितिवाद नहीं होना चाहिए। रेडिकलिज्म का अगर कोई विपरीत शब्द है
तो वो यथास्थितिवाद है, स्टेटस कोइज्म। तो सी राइट मिल्स समाजशास्त्र के अंदर स्टेटस कोइज्म की संभावना को पूरी तरह से नकारने का प्रयास करते हैं। उसको वो स्वीकार नहीं करते कि ये संभावना नहीं हो सकती है कि हम स्टेटस कोइज्म की तरफ जाएं, और इसलिए वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के इस समाजशास्त्रीय विश्लेषण को सोशियोलॉजिकल रेडिकलिज्म के साथ में जोड़ते हैं, और यहाँ पर वो एक विज्ञान की व्याख्या भी करते हैं। उनका कहना यह है कि साइंस कैन ओनली टेल हाउ टू अचीव गोल्स। विज्ञान हमको केवल ये बताता है कि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। इट कैन नेवर टेल अस व्हाट गोल्स शुड बी सॉट। ये कभी भी हमको ये नहीं बताएगा कि हमको कौन से उद्देश्यों की खोज करनी है। तो विज्ञान के इस पक्ष को कि वो हमको ये तो बता सकता है कि हमको उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे करनी है, उसके लिए आपके सामने एक पद्धति शास्त्र हो सकता है, लेकिन हमको कौन से उद्देश्यों की खोज करनी चाहिए, इसके लिए हमें समाज के अंदर एक समाज शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में न केवल रीजनिंग को शामिल करना पड़ेगा, बल्कि स्वतंत्रता को भी शामिल करना पड़ेगा। यानी जो सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है, जो सोशियोलॉजी के स्कॉलर्स हैं, दे मस्ट बी कमिटेड टू रीजन एंड फ्रीडम। ये जो दो पक्ष हैं कि भाई हमको रीजन के अंदर, यानी हमको तार्किकता के साथ अपने आप को जोड़ने की जरूरत है, हमको फ्रीडम के साथ, स्वतंत्रता के साथ में जोड़ने की जरूरत है। इन दोनों चीजों को देखना चाहिए, और इसलिए जब हॉरोविट्ज सी राइट मिल्स की विश्लेषणात्मकता को अपने चिंतन का पार्ट बनाते हैं और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सी राइट मिल्स की जो आइडियाज हैं, जो उनके विचार हैं, अगर उनको हम थियराइज करने की कोशिश करें तो हमें इसमें फिलोसॉफिकल एंथ्रोपोलॉजी, दार्शनिक मानव शास्त्र को कहीं ना कहीं उपस्थित होते हुए देखना पड़ता है। तो जो फिलोसॉफिकल एंथ्रोपोलॉजी है, यानी सी राइट मिल्स का वो जो चिंतन है, जो रीजन और फ्रीडम की एक बहुत बड़ी व्याख्या करता चला जाता है, यह अमूर्तता का पक्ष है। लेकिन जो सी राइट मिल्स जिन सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जिन सामाजिक सुधारों की बात करते हैं, वो एक प्रैक्टिसिंग पार्ट है, वो एक प्रैक्टिकल लेवल है। तो सी राइट मिल्स को हमें एब्स्ट्रैक्शन के लेवल पर जब हम मूल्यांकित करने की कोशिश करें तो वह एक फिलोसॉफिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट बनता है, और अगर हम उनको सामाजिक रिफॉर्म्स की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की कोशिश करें तो वो एक व्यावहारिकता का पार्ट बन करके हमारे सामने उभर करके आता है। सी राइट मिल्स ने अपना एक डिसअपॉइंटमेंट भी शो किया है। उनका कहना यह है कि जो इंपीरिसिज्म है, जो आनुभविकतावाद है, वो धीरे धीरे जो बड़े जो मास्टर स्कॉलर्स रहे हैं, जो जिनको हम फाउंडेशनल सोशल साइंटिस्ट बोलते हैं, जिसमें कार्ल मार्क्स हैं, जिसमें दुर्खाइम है, जिसमें मैक्स वेबर हैं, विशेष रूप से ये तीन, और जॉर्ज सीमेल हैं, इन सबको हमें कहीं ना कहीं महत्व देने की जरूरत है। इन सबको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, इनकी वैचारिकी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इनकी अगर आप वैचारिकी की उपेक्षा करेंगी तो समाजशास्त्र के अंदर और सभी समाज विज्ञानों के अंदर आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर आप थियराइजिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते। केवल इंपीरिसिज्म समाजशास्त्र नहीं है, और अगर आप केवल इंपीरिसिज्म ला रहे हैं तब सी राइट मिल्स ने कहा कि अगर ऐसा है तो इंपीरिसिज्म अपने आप में एक आइडियोलॉजी बन रही है, और उसका एक कहीं ना कहीं कंट्रोडिक्शन जो क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके साथ में और बाद के समाजशास्त्रियों के बीच में जो थ्योरेटिकल नैरेटिव्स डेवलप हो रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इसकी अपनी एक जो कंट्रोवर्सीज हैं वो कंट्रोवर्सीज उभर करके आ जाएंगी। एक और पक्ष जिस पर कि हॉरोविट्ज ने ध्यान देने की कोशिश की है कि सी राइट मिल्स के इस पक्ष को हमें तलाशने की जरूरत होनी चाहिए। जो समाज है,
या और विशेष रूप से जो डेवलपिंग सोसाइटीज हैं, विकासशील समाज हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, जो अल्प विकसित समाज हैं, आज आप जिनको ग्लोबल साउथ बोलते हैं, उस ग्लोबल साउथ के विभिन्न देशों के हमको अपने इतिहास को समझने की जरूरत है, उसका हिस्ट्री, उसका एवोल्यूशनरी पार्ट। और इसलिए सी राइट मिल्स जब उस एवोल्यूशनरी पार्ट को केवल अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ नहीं बल्कि डेवलप्ड के साथ भी जोड़ते हैं, तो वो फर्स्ट एपॉक, प्रथम युग, सेकंड एपॉक, द्वितीय युग, थर्ड एपॉक जिसको आप मॉडर्न और इंडस्ट्रियल से जोड़ते हैं, वो तृतीय, और चतुर्थ जिसको कि वो पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट इंडस्ट्रियल के साथ जोड़ते हैं। जो फर्स्ट एपॉक है, जो प्रथम युग है, वह एंशिएंट है। जो सेकंड एपॉक है, द्वितीय युग है, वो मिडाइवल है, मध्ययुगीन है, औद्योगिक और आधुनिक। वो तृतीय युग है, और उत्तर औद्योगिक और उत्तर आधुनिक ये चतुर्थ युग है। इन सब के अंदर इसको एक इंटरकनेक्टेड कैरेक्टर के रूप में देखे जाने की जरूरत है। तो वो जो हिस्ट्री आपको समझनी है उस समाज की, समाज के अंदर का जो इतिहास है उसे समझने की जरूरत है। लेकिन समाज के अंदर के उस इतिहास को जानने के लिए आपको बायोग्राफीज को देखना पड़ेगा, जो वहां पर हमारे जीवन व्रत है, जो वहां के नागरिकों की, जो वहां पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की, जो वहां के नेतृत्व की, वहां के विभिन्न जो कार्यरत समूह हैं, जो विभिन्न सक्रिय समूह हैं, उनकी बायोग्राफी। क्योंकि जो इतिहास है वह इतिहास हमको झलकता है इन बायोग्राफीज के माध्यम से, और ये बायोग्राफीज इतिहास को निर्मित करती चली जाती हैं। इन हिस्ट्रीज के साथ में, इन बायोग्राफीज के साथ में हम समाज की सामाजिक संरचनाओं की उत्पत्ति, उसके विकास और उसमें होने वाली जो विभिन्न प्रकार के ब्रेक डाउन्स हैं उनको देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समाज शास्त्र के अंदर विभिन्न सामाजिक परिघटनाओं का अध्ययन करने के लिए हमको सामाजिक संरचना, बायोग्राफी और हिस्ट्री, इन तीन को समझने की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों के बीच की जो कनेक्टिविटी है उस कनेक्टिविटी को समझना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ जो इतिहास है और जो बायोग्राफीज हैं, उन इतिहास और बायोग्राफीज में हमको कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट मिलते हैं, हमको उसमें संघर्ष मिलते हैं, हमको उसमें डिसेंट मिलते हैं, हमको अपने जो विभिन्न समूह हैं उन विभिन्न समूह के हितों की भिन्नता देखने को मिलती है, डिफरेंट किस्म के इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं। सी राइट मिल्स का मानना यह है कि सभी समाजों के अंदर और विशेष रूप से डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज के अंदर ये जो हितों के बीच के विविधता है, हितों के बीच की जो भिन्नता है, और इन भिन्न हितों के बीच में पाए जाने वाले जो संघर्ष हैं, उनसे सामाजिक संरचनाओं का निर्माण होता है, उनसे सामाजिक संरचनाएं निर्मित होती हैं। सोशल स्ट्रक्चर्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरिंग इंटरेस्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था जिसको कि सी राइट मिल्स अपने चिंतन में डालने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो एक पक्ष है जिसको कि एक नए तरीके से समाज को समझने का प्रयास कर रहे थे, उस नए तरीके से समाज को समझने का प्रयास हॉरोविट्ज के लिए न्यू सोशियोलॉजी की रचना करता है। एक और पार्ट जिसको कि मैं इस वक्त आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि राउटेज ने जो पब्लिशर है, उस पब्लिशर ने 2006-2007 के आसपास द न्यू सोशियोलॉजी करके एक सीरीज को छापा है। अब पता नहीं वो सीरीज की कितनी, मेरे ख्याल से 6 या 7 उसके वो आ चुके हैं, अंक आ चुके हैं। और उसमें जो उनके वो है संपादक, उन संपादक का मानना ये है कि न्यू सोशियोलॉजी का मतलब है एवरीडे सोशल लाइफ से निर्मित होने वाले लाइफ वर्ल्ड को समझना। धर्म का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है, आर्थिकता का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है, राजनीति का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो जो एवरीडे लाइफ है, उस एवरीडे लाइफ में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं
और विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का जो पड़ने वाला प्रभाव है, उन प्रभाव को हमें देखना चाहिए। वो हमारे विचारों को कैसे निर्धारित करते हैं और हमारे विचार हमारे जीवन की इस पद्धति को, इस प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते चले जाते हैं, इनको भी हमें समझने की जरूरत होनी चाहिए। और इसको जब हम समझते हैं, सी राइट मिल्स को, एंथनी गिडिंस को, लेमार्ट को, इन सबको समझने का प्रयास करते हैं, तब हमारी समझ में ये आता है कि समाजशास्त्र और सभी सामाजिक विज्ञान ये इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी हैं, ये इसलिए अंतरवैषयिक हैं, ये इसलिए मल्टीडिसिप्लिनरी हैं, ये इसलिए ट्रांसडिसिप्लिनरी हैं, क्योंकि जो सामाजिक समस्याएं हैं, वो सामाजिक समस्याएं ट्रांस कल्चरल नेचर की हैं। अनेक प्रकार की संस्कृतियां विभिन्न सामाजिक समस्याओं को निर्मित करती हैं और वो विभिन्न संस्कृतियों के परे चली जाती हैं। तो चूंकि सोशल प्रॉब्लम्स का ट्रांस कल्चरल कैरेक्टर है, इसलिए समाजशास्त्र और समाज विज्ञान इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी हैं। ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम न्यू सोशियोलॉजी के आगे वाले डायमेंशंस को समझेंगे। हम ये जो आगे के डायमेंशंस हैं, इन्हें अगले लेक्चर के अंदर जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।